दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। बी स्मार्ट विथ स्टडी पर आपका स्वागत है। और जैसा मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक नया चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने को मिलेगा, तो उसी नए चैप्टर के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स मिले कि सर जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th में हमने बहुत वेल तरीके से नहीं पढ़ी हुई है। हालांकि कुछ बुक में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा भी नहीं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं पहले पढ़ा दूँ, क्योंकि अगर जो किसी भी आप स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद वृत्त हो गया और त्रिकोणमिति हो गया और ये मेंसुरेशन हो गया, इन सबको नॉर्मली पढ़ाया जाता है। तो मैं ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 8 है जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय है। उसके बाद एक चैप्टर और है जो त्रिकोणमिति का उपयोग है। उपयोग को आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका परिचय है, परिचय में क्या होगा कि आप त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और उसका अप्लाई हम जब करेंगे, जो डिटेल्स अप्लाई करेंगे वो तो हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन जो आपकी इनिशियल स्टार्टिंग होगी, जो बेसिक स्टार्टिंग होगी, वो आपको इस चैप्टर में सीखने को मिल जाएगा। तो ये आपका पहला वीडियो है, आपके जो त्रिकोणमिति का परिचय, इसका पहला वीडियो है। और ये पहले वीडियो में ही आपको काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी, जैसा कि मैं अभी कुछ टाइम बाद आपको कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट को तो ज़रूर ये क्लियर करेगा। और एक बात और हमेशा याद रखेंगे, इसके बाद भी वीडियो बनेगी इस लेसन की, लेकिन इस पहली वाली वीडियो को तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर जो आपने पहली वीडियो आपने छोड़ दिया, यानी आज का वीडियो आपने छोड़ दिया, तो इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको हमेशा जा करके आपको रिवर्स होना पड़ेगा। तो बेहतर ये है, हाँ बीच की कोई वीडियो छूट जाती है चल जाएगा, लेकिन ये आज का जो वीडियो है ये आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हालात में। तो इसलिए आप इस पहली वीडियो को तो अवश्य देख लीजिएगा। तो मैं आपको ये ले चलता हूँ। और जो त्रिकोणमिति का परिचय है, सबसे पहले आप त्रिकोणमिति समझ लें, वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। वर्ड से ही ये कंफर्म है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? 3 कोणों को मापना, 3 कोणों को मापना, ऐसा मान सकते हैं आप। अब 3 कोणों को जो मापना वाला जो हिसाब किताब है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो हमारे त्रिभुज होते हैं, अब त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक है, तो ये पूरा त्रिकोणमिति आपके समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड है, ना कि समबाहु त्रिभुज पर और ना ही विषमबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, जब मैं ज्यामिति पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको समकोण आपको देखना है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एटलीस्ट 1 जो एंगल होना चाहिए वो 90 तो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे जो एंगल होना चाहिए वो न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण होने का मतलब क्या हुआ? 90 से कम। ठीक है, एक 90 आपका होना चाहिए और दूसरा, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम ये दोनों होना चाहिए। मतलब ये 90 हो गया, अगर ये 40 हो गया तो ये 50, ये 90 आपका है, ये 60 हो गया तो ये 30, यानी इन दोनों का ऐड 90 होना चाहिए और अकेला ये 90 होना चाहिए। तो ये आपका होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो आपकी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज देखने को मिलेगा तो कौन मिलेगा? समकोण त्रिभुज मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ का ये बताता है कि अगर जो लाया क्यों किया, लाया इसलिए किया कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर जो इसमें डिग्री हमें पता है, यानी अगर जो कोण का वैल्यू हमें पता है, तो हम भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, अगर जो भुजाएं हमें ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके डिग्री को माप सकते हैं, उसके कोण को माप सकते हैं। तो भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध है वो त्रिकोणमिति आपको बहुत डिटेल में समझाती है, और इसीलिए यह त्रिभुजों के मापन के लिए त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो त्रिकोणमिति में कोणों का जो मापना है, कोणों का मापना, ये आपका मेजरमेंट ऑफ द एंगल, यानी कोणों का मापना, ये बेसिकली
इसको मापने के लिए तीन प्रकार के मेजरमेंट दिए गए। एक आपका होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। ठीक है, अब इसके सामने आपने देखा होगा कि यहाँ पर ग्रीक वर्ड थीटा, वर्ड नहीं कह सकते, हाँ वर्ड ही है, ठीक, ग्रीक लेटर कह सकते, वर्ड नहीं कह सकते। तो ये थीटा आपको लगाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइन के सामने आप थीटा ही लगाएं, कास के सामने थीटा लगाएं, टेन के सामने थीटा लगाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से चला रहा है स्टैंडर्ड। थीटा का वैल्यू आपका जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 50, 17, 18, 20 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप साइन थीटा ही याद करें कि हाँ साइन के साथ हमें थीटा ही लगाना है, कास के साथ हमें थीटा ही लगाना है, टेन के साथ थीटा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। कोण का मान कुछ भी बदल सकता है। आप साइन थीटा भी ले सकते हैं, साइन ए भी ले सकते हैं, साइन बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोणों के मापने के लिए ये तीनों मेजरमेंट बताए गए। और इनका जो अपोजिट होता है ये होता है साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ये स्टार्टिंग में था, ये काफ़ी बाद में आया। इनका जो अपोजिट जो है इसको बाद में लाया गया, काफ़ी बाद में लाया गया। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये बातें आपको क्लियर करनी है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए का अपोजिट कोसेक ए। ठीक है, कॉस ए लिखा गया है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सेक ए हो जाएगा। टेन ए का जो लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि साइन ए का अपोजिट कोसेक बी हो जाएगी, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। ये एंगल पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, एंगल को रिप्रेजेंट करते वक्त आपको विशेष ध्यान में ये चीज़ें रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक क्या है कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जो कि आपको मुझे लगता है प्रीवियस क्लासों में पढ़ाई गई होगी। वो ये था कि आपका, अब इसमें देखो इसकी बातें तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो 90 होती है, ध्यान दीजिएगा, जो 90 होती है उसके जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसीलिए कर्ण को किससे शो करते हैं, एच से। ठीक है, कर्ण तो आपका फिक्स होता है क्योंकि 90 आपकी फिक्स रहती है। कोण जो आपकी बदलती है ये दोनों बदलती है। सर ये क्यों नहीं बदलती है, अरे भाई यही बदलने लगेगा तो समकोण त्रिभुज कहाँ होगा, तब तो अलग त्रिभुज हो जाएगा ना। और काम आपको किस पर करना है, समकोण त्रिभुज पर। इसीलिए ये 90 तो आपको फिक्स है, 90 आपके नहीं बदलती है। बदलती क्यों नहीं, ये दोनों एंगल बदलती है। तो जिस एंगल को ले करके हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जिस एंगल को ले करके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब मानते हैं। क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए हम इसको पी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस यानी आधार। ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की, 3। एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। सपोज दैट आप यहाँ इसको रीड किए होते, ठीक है, यहाँ से एंगल को मापना स्टार्ट कर दे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती, ये लंब हो जाती, ये कर्ण आपका था ही, ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। ठीक है, तो ये लंब और आधार आपस में टर्मिनेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो कर्ण आपका होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसी बेसिस को यानी जो समकोण त्रिभुज होता है इसी के प्रॉपर्टियों को अध्ययन करके पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। और वो ये होता है, अब मैंने बहुत से स्टूडेंट को हमने पूछा कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, तो बोलते हैं AC² = AB² + BC²। ये क्या है, ये मूर्खतापूर्वक आंसर है। अरे भाई AC BC और AB काहे को रटते हो भाई, ऐसे थोड़ा रटना। चलो सपोज दैट ये आपका जो ट्रायंगल है इसको हमने PQR से शो कर दिया तो मिस हो गया ना आपका, जो AC² है = AB² + BC², ये तो मिस हो गया। तो इसीलिए आप ये बेवकूफ़ी ना करें कि AC² = AB² + BC², नहीं, ये गलत है। सीधा सीधा आप कहें कि जो आपका लंब का स्क्वायर होता है
कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर होगा, थोड़ा सा साफ लिखूंगा, कर्ण का स्क्वायर जो आपका होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हिंदी में मैं लिख दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। वो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो रंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जो भुजाओं के जो आपके पॉइंट होते हैं उसके सिंबल अगर जो बदल जाएंगे, ठीक है, तो आपका फार्मूला फेल हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप याद रखें कि एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का बस स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है। याद कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आप एच पी बी में कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो यूपी बोर्ड में नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपका कर्ण होता है, कर्ण एच, इसको हमने क्या बताया, हाइपोटेनस कर्ण होता है। इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसी कर्ण को हिंदी मीडियम में एक्चुअली के से शो कर दिया जाता है। किससे? के से, कर्ण के ऐसे। और उसके बाद लंब जो आपका होता है इसको पी बोलते हैं, यहाँ पर लंब हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसको आप लंब को एल से कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये आपका जो बेस है इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, और इसको ए से शो किया जाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो इस हिसाब से याद करते हैं, पी बी, थोड़ा सा मैं स्पेस दे करके लिखूंगा, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, इस हिसाब से याद करते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये याद करने में थोड़ी सी, ये कहने का मतलब डिफ़िकल्टी फील होती है, तो उनको इस हिसाब से याद करवाया जाता है। एल, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूँगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एल ए एल बाई में के ए, समझ रहे हैं, ये उनके लिए आसानी हो है। वही लंब, ये आपका लंब होता है, पी हो गया, ठीक है। आधार, आधार बी, बी हो गया। यल, फिर लंब आपको ये हो गया, के का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, के तो वही एच एच, ठीक है वही चीज़ है। अब याद कैसे करना है, मैंने बताया कि बेसिक जो आपके कोणों को मापने के लिए जो सिंबल बनाया गया वो कौन कौन, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन, साइन हो गया, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, ठीक है। आगे कुछ भी एंगल, कुछ भी आपका एंगल हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कास थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, साइन अल्फा हो सकता है, कास अल्फा हो सकता है, टेन अल्फा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ें हो सकती है, आप कोई भी सिंबल मान सकते हैं। तो आपको याद कराने के लिए मैं यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है कि थोड़ा सा पॉपुलर ये लेटर है फॉर द एंगल। और हमने क्या बताया, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोशक होता है, साइन का अपोजिट कोशक थीटा हो जाएगा। कास का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट काट। अब याद कैसे करेंगे, बहुत आसान है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोसेक पूछा जाएगा तो आप नीचे से जाओगे, साइन पूछा जाएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ, कास पूछा जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, टेन पूछा जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जब ये तीनों पूछे जाएंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इस हिसाब से इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने आपको ये बता ही दिया कि ये जो आपका फार्मूला है, अगर यूपी बोर्ड के नज़रिए से आप देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सहारे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसका एप्लीकेशन जो नॉर्मल दिया गया है, उसमें क्या होगा कि आपका कोई ट्रायंगल दिया रहेगा। मैंने क्या बताया,
ये आपका समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 अंश से कम हो वो आपका न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पर आपका 90 तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की एंगल के हिसाब से आप लंब और आधार को डिफाइन करेंगे, पहले से आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस पर जो एप्लीकेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, ये आपका एग्जांपल ये है। सपोज दैट ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसको आप ए बी सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर हमने इसको ले लिया 40 डिग्री और इसका वैल्यू हमने कर दिया 4 और इसका वैल्यू हमने कर दिया 5। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, tan 40 डिग्री। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सारा का सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है आपका कोसेक 40 डिग्री, काट 40 डिग्री और एक और होता है सेक कोसेक कॉसेक कॉस 40 डिग्री। ये आपसे पूछ रहा है। और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण की ज़रूरत पड़ती है, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ती है। अब फिगर से हम कंफर्म करेंगे कि किसका किसका वैल्यू हमें पता करना है और किसका किसका वैल्यू दिया गया है। जरा देखिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर हर जगह 40 40 40 40 40 दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोकस है, यानी क्वेश्चन का जो फोकस है वो 40 को लेकर के है। किसको लेकर के है, 40 को लेकर के है। 40 को ये बेस इन्होंने माना है। तो अब जरा देखिएगा कि 40 के लिए हम क्या करेंगे। अगर ये 40 का ही क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब 40 को वैल्यू दिया गया है, का वैल्यू नहीं दिया है, 40 को वैल्यू दिया गया, यानी 40 को महत्व ज़्यादा दिया गया है। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। ये आप कंफर्म मानिए। कर्ण तो आपका 90 के सामने जो आपका होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। कर्ण तो चेंज नहीं होता, लंब और आधार ही आपस में चेंज होते हैं। तो कर्ण आपका हो गया, लंब हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका आधार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको आधार कहाँ कहाँ चाहिए, कास वाले में भी चाहिए, टैन वाले में भी चाहिए, कॉट वाले में भी चाहिए और सेक वाले में भी आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आधार का वैल्यू हम पता कर लेते हैं। और हमने ये भी बताया था कि लंब आधार कर्ण में अगर जो कोई भी ऐसा साइड है जो कि नहीं पता है, सपोज दैट लंब नहीं पता है, अगर जो लंब नहीं पता है तो इसका मतलब कर्ण और आधार दिए रहते हैं नॉर्मली। आधार नहीं पता है तो इसका मतलब कर्ण और लंब दिए रहते हैं। यानी तीनों भुजाओं में से जो कर्ण, लंब, आधार है, इसमें से एक आपका गायब रहेगा, दो ऑलरेडी दिया गया होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो तीसरी भुजा की माप है उसको हमें पता कर लेनी है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है पता है आपको, 5 है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना है नहीं पता है, यही तो हमें पता करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूँ 25, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और आधार तो नहीं पता है। अब ये प्लस 16 है, इसको आप ट्रांसफ़र करिए इस साइड में तो ये हो जाएगा -16, और यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर बचा ना, 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 पर, यहाँ पर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, जब ट्रांसफ़र होगा अदर साइड में तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा वर्ग। अब 9 का वर्गमूल कितना होगा, +-3, प्लस माइनस कितना होगा, 3 होगा। अब क्वेश्चन ये आया कि आधार का वैल्यू सर हम -3 माने या +3 माने, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्या है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और लेंथ जो आपकी होती है, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, लंबाइयाँ कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसका मतलब हमें आधार का वैल्यू +3 लेकर के चलना होगा। तो आधार का वैल्यू कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे हमें जो वैल्यू है वो मालूम हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अनुपात पर चलना चाहिए। तो साइन थीटा या साइन 40 या साइन 30 या साइन 90 कुछ भी हो, लेकिन अनुपातिक जो रूल है वो तो वही रहेगा, लंबवटीकरण ही रहेगा। जैसे हमने कहा साइन 30 का वैल्यू बताओ, मतलब साइन 30 बराबर क्या हो सकता है, तो मैं वैल्यू की बात नहीं कर, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 नहीं, मतलब साइन के लिए जो वैल्यू होता है वो क्या है, लंबवटीकरण होता है, एंगल आपका कुछ भी हो। तो साइन 40 क्या हो जाएगा, लंबवटीकरण, लंब कितना है, 4 है। ठीक है, लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना भाई, 5 है, हो गया। cos थीटा या cos 40 क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है, 3 है, और आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है। ठीक है, tan, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब कितना भाई, 4 है, आधार कितना है, 3 है। ठीक है, कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, या तो यहाँ से पता कर लो या तो फिर यहाँ से पता कर लो। कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये 4/5 है, साइन यहाँ से मैं कर रहा हूँ, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो ये 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, 5/4। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan क्या वैल्यू 4/3, तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, शेक क्या होता है, कास का होता है, तो ये 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण का अगर जो प्रॉपर वैल्यू आपको पता है तो आप त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को आराम से निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया, और लिखूँ या ना लिखूँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना होगा, 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण होते हैं, यानी ये 90 आपका अकेला हो गया, ये 40 आपका दिया ही गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 85 तो बचेगा, क्योंकि द सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 40 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, और रहा सवाल ये है, ये एंगल इधर दिया हो, इधर दिया हो, या इसका पूछ रहा हो या इसका पूछ रहा हो, लंब और आधार और कर्ण का वैल्यू तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो मैं इसको मान करके पूछा था क्वेश्चन, तो लंब ये था, आधार ये था, लेकिन जब इसको मान करके हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, अब की बार लंब आपका 3 हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको मैंने ब्लैक इंक से मेंशन किया। ठीक है, वैल्यू तो सेम निकलेगी, लेकिन लंब इसमें क्या था, लंब इसमें 4 था, लेकिन इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब आपका दूसरा हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये पाइथागोरस थ्योरम से सभी वैल्यू आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या है, 50 है, 50 के अगेंस्ट हमें सारा का सारा निर्णय लेना है। अब देखिएगा, जब 50 के हिसाब से करेंगे ये चीज़ें, हालांकि मैं बता चुका हूँ, तो लंबा आपका ये साइड होगा, आधार आपका ये साइड होगा, कर्ण आपका ये साइड होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कोशेक 50 का वैल्यू आपको क्या होगा, सपोज दैट ये पूछ लिया tan 50 का वैल्यू क्या होगा, या फिर sec 50 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें होगा कुछ नहीं, बस ये है कि लंब और आधार का जो लंब और आधार का जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा एक दूसरे से। कोसेक 50, ठीक है, कोसेक 50 का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण यहाँ पर कितना है, 5, कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, ये 5 हो गया। लंब क्या हो जाएगा, पिछली बार लंब कौन था, ये 4 था, अब की बार लंब कौन है, 3 है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो गया। उसके बाद पूछ रहा है tan, tan का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे आधार, tan का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर कौन है, आपकी बार लंब यहाँ पर 3 है, पिछली बार लंब कौन था, ये था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ये आपका tan 50 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब आपका 3 हो गया
और आधार जो आपका है ये आपका 4 हो गया। उसके बाद सेक 50 का मतलब होता है यहाँ से कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कितना है, कर्ण तो वही रहेगा 5, और आधार जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। जब एंगल आपका चेंज हो जाता है तो लंब, आधार और कर्ण, इन दोनों तीनों में क्या होता है, कर्ण का वैल्यू फिक्स होती है, बस लंब आधार का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपके एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, और उससे आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। अब ये रहा आपका दोनों का दोनों क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में फिगर आपको बनाना है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किस पॉइंट पर समकोण माना गया। अगर जो आपने उस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिगर आपका सही बनेगा। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज आप बनाएंगे एबीसी, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी बी जो आपका होना चाहिए वो उसका कोण समकोण होना चाहिए। इसका मतलब फिगर कहीं ना कहीं इस टाइप से बनेगा, ऐसे। यानी बी तो यहां पर होना ही चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तमाम फिगर हो सकते, लेकिन बी को आपको यहाँ पर समकोण वाले पर रखना ही रखना है, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो पॉइंट बी आपका यानी कोण बी समकोण है। ठीक है, और जब यहाँ पर बी हो गया तो इसका मतलब इसको किसी को भी ए यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो, या फिर ए यहाँ मान लो, सी यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ से हो गया। तो फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ए बी बराबर 24, यानी ए बी का वैल्यू कितना है, ये हो गया आपका 24। ठीक है, तो सब क्लियर मैं लिखूंगा, स्याही इसकी चल नहीं रही है बढ़िया से, इंक 24 हो गया। बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये बी सी का वैल्यू कितना है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का से, यानी एक बार ए को वैल्यू दिया गया है, ए के हिसाब से चलना है, और दूसरी बार सी के हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पर साइन सी और कास सी माना है, तो एक बार इसके हिसाब से चलना है। चलो, अब करेंगे हम क्या। सबसे पहले हमने आपको बताया कि लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी एंगल से, अगर जो वो क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एंगल से त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछेगा, तो बड़े आराम से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा आप, सबसे पहले हमें लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम सी लेकर के चलेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। इसको ए को लेकर के चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी को भी लंब और आधार, एक को लंब मानोगे दूसरा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी लंब और आधार दे करके हमें कर्ण का वैल्यू पता करना है, क्योंकि कर्ण हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा देते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। ये इंक चल नहीं रही है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का वैल्यू पता है, नहीं पता है, चलो रहने दो भाई। एल का मतलब लंब, लंब कितना पड़ा है, कोई भी मान लो, इसको भी मानो या इसको, कोई भी, चलो हमने 24 को मान लिया, ये आपका 24 का स्क्वायर, और प्लस ए का वैल्यू कितना है, जब इसको आपने लंब मान लिया तो ऑटोमेटिक आपका ये आधार हो जाएगा। आप जरा देखिएगा, 24 का होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 625, क्योंकि 9 6 15 1 7 4 11 1 12 1 5.6, यानी के स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 625, और के का वैल्यू कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल। और हमने बताया यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस वाला मान लेंगे, यानी हो जाएगा सीधा सीधा 25। ठीक है, प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन माइनस का वैल्यू लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको लिया नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर आपका हो गया कर्ण का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है साइन ए, क्या कह रहे हैं, साइन ए। यहाँ पर हमने लिख दिया साइन ए, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉस ए। बहुत आसान है, साइन ए। अब ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण आपको पता है, कर्ण तो दोनों के लिए सेम होगा। अब देखिएगा, यही आपको फोकस करना है। साइन है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन होगा, 7 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। कर्ण कौन होगा, सबके लिए 25 है, चलेगा 25। कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है भाई, ए के लिए लंब ये है, आधार कौन होगा 24, तो हो जाएगा 24, और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का मतलब कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आ जाइए इस पर, ये आपका पहला हो गया। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर बोल रखा है साइन सी, यहाँ पर क्या बोल रखा है, साइन सी। सी जब करेंगे तो यहाँ इसको वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू देने का मतलब आपकी बार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर या साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, सी के लिए लंब कौन होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 25। ठीक है, बाहर आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, डोंट वरी। उसके बाद क्या है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, आधार आपका मैंने बताया जब सी के लिए लंब ये होगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा है, बस वही पुरानी चीज़ है। बस आपको फोकस करना है यही कि जब हम सी को इम्पोर्टेंस देंगे तो लंब सामने वाला हो जाएगा, आधार यहाँ पर हो जाएगा। कर्ण आपका हमेशा इसको इम्पोर्टेंस देंगे, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति, ये आपका आकृति कौन है, 8.13 है। इसमें आपको tan p माइनस काट r निकालना है, यानी एक बार p को वैल्यू देनी है, p को इम्पोर्टेंस देना है, और एक बार r को देना है। वही बात किया घुमा करके। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, हमें कर्ण पता है और ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण हमें पता है, लेकिन अगर जो हम लंब मानेंगे तो आधार हमें नहीं पता है, आधार मानेंगे तो लंब नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, के का वैल्यू क्या है आपको पता है 100%, 13, क्योंकि के तो आपका कन्फर्म है। अब लंब कौन है, इसको आप लंब मान सकते हैं या आधार भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। चलो हमने इसको लंब मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। आधार आपको क्या है, नहीं पता है, तो आधार आपको ऐसे कर लेना है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस आधार का स्क्वायर, ये 144 इसमें से माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इजकल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा 25 पर अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और जब ये 5 आपका हो गया, यानी एक का वैल्यू आपने निकाल लिया, और जब वैल्यू ये निकल गई तो यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या लेना है आपको, tan p, क्या लेना है, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अब जरा देखिएगा, tan p यानी tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना गया भाई, इसका वैल्यू आ गया 5, इसका वैल्यू कितना गया 5। tan p, p यहाँ से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो tan p बराबर लंब बटे आधार, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, माइनस काट r। काट का वैल्यू कितना होता है पहले देखो, काट का वैल्यू होता है आधार बटे लंब। कहीं ये मत करना कि सर tan का उल्टा काट होता है, तो 5 बटे 12 है तो 12 बटे 5 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 बटे 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी काट p होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है काट r। तो r के लिए प्रोसीजर क्या होगा कि लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो आपका ऑलरेडी है ही, तो काट का वैल्यू कितना होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसके लिए कौन होगा, ये आधार नहीं होगा, आधार ये होगा, ये हो जाएगा 5, और बटे में लंब, लंब कितना है, लंब आपका हो जाएगा 12। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। ठीक है, अदरवाइज दोनों सेम होता तो एक दूसरे के अपोजिट ये होता, अगर जो 5 बटे 12 है तो 12 बटे 5 होगा, और इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा, तो आंसर आपका फाइनली कितना हो जाएगा 0।
तो आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बहुत इजी है। साइन यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 3/4 का मतलब ये हो जाएगा कि लंब और कर्ण दिया गया है, आधार आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और उसके बाद कॉस ए और टेन ए का फार्मूला रख करके, यानी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, वैल्यू आ जाएगी, और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है 13/12। सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कर्ण और आधार दे दिया है, इसका मतलब लंब आपको निकालना है। लंब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और जब लंब आपने निकाल लिया और आधार और कर्ण पहले से पता है, तो सारे के सारे फार्मूले रख करके, ठीक है, आप निकाल लेंगे साइन का, कास का, टेन का, ठीक है, काट का, कोशेक का, सब आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको मैं आज जानबूझ करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 6 को मैं ज़रूर लगवाऊंगा, और 7 मैं आपको लगवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिए गए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं तुरंत लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कल लगवाऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप स्वयं लगाएंगे। अगर जो प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। तो बहरहाल यहाँ पर देखेंगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका यही है, 15 cot a बराबर 8। ध्यान दीजिएगा, 15 cot a बराबर 8। यहाँ पर मुझे ये 15 थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, यानी देयरफॉर आपका हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 तो है ही, ये 15 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ज़रा ब्रेन आप थोड़ा सा ओपन करें, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये आप जाएंगे इधर से ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी आधार बटे लंब, यानी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये आधार है ऊपर वाला, और नीचे क्या है, लंब, यानी आधार लंब आपको पता है। और कहीं ना कहीं आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन लंब बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार, इसका मतलब कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण को कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब का वैल्यू कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मतलब 8, ये 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 15 का गुणा 15 में करेंगे, 15 का स्क्वायर 2 to 5, और प्लस 8 8 जा 64। अब ज़रा देखिएगा, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये 5 4 9, ठीक है, 2 6 8, और उसके बाद 2, यानी के स्क्वायर बराबर 289, यानी 289। तो देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 289 पर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यानी 17 हो जाएगा किसका, के का वैल्यू, और जो 17 के का वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए आपके सामने जो साइन ए है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और सेक ए का वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपको यहाँ से भी पता है कितना, 15, और कर्ण कितना है, यहाँ से 17 हो गया। सेक ए बराबर कितना होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपको यहाँ से ज्ञात है, जो अभी भी आपने निकाला, और आधार तो पहले से दिया गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, बहुत ईजी है। इसके ज़रिए हम लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू निकाल लें, और फिर एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, कॉट थीटा यानी क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब क्या है, समझने के लिए, कॉट थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे लंब। इसका मतलब ये 7 आपका कितना है, आधार है, और लंब कौन है, 8 है। ठीक है, आधार बटे लंब आपको पता है, इसका मतलब कर्ण की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कर्ण चाहिए, यहाँ कर्ण चाहिए। ठीक है, दोनों जगह पर पड़ेगी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर, तो कर्ण का स्क्वायर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण निकल जाएगा आराम से। देखिए क्यों, क्योंकि एल का वैल्यू कितना दिया गया, 8, और 8 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 64, और ए का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो 9 4 13,
और 6 4 कितना होता है 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 113। ठीक है, के का स्क्वायर कितना हो गया, 113 हो गया। और जब के का स्क्वायर 113 हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा के का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 113 पर अंडर रूट, क्योंकि 113 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, और सही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, अब यहाँ पर दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो वो फार्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट a माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम टू सेम। या तो फिर पर्टिकुलर सबका मान आप रखते जाएं, तो मुझे लगता है फार्मूला लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, बाद में हम रिड्यूस करेंगे अभी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब जरा देख लीजिएगा यहाँ पर साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब आपका है यहाँ से आपने देखा 7 है, ठीक है, और कर्ण कितना है अंडर रूट 113 है, अंडर रूट 113 है, और इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ, माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कास थीटा का वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। कास थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ से आपको कितना पता है 7, ठीक है, और आधार बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना आया 113 पर अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया, और ये 113 पर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट क्या होगा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा सीधा सीधा, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी वही 149 अपन कितना हो जाएगा 113। बात समझ में आ रही। अब कहीं ना कहीं अगर जो आप देखें इस चीज़ को, तो ये सेम टू सेम चीज़ है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। अरे भाई 5 का भाग 5 में देते हैं आंसर कितना आता है 1 आता है, 8 का भाग 8 में देते हैं 1 आता है, तो वही चीज़ तो है सेम टू सेम। तो ये भी डिवाइड होकर के कितनी आ गई 1 आएगी। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 113 करने में 113 में से 49 घटाइए, फिर कुछ आएगा, फिर 100 बटे में 113 होगा, फिर अल्टीमेटली वो कट करके 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, काट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या करना है आपको, काट थीटा का वैल्यू रख करके स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा काट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/64। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी काफ़ी बेसिक है, काफ़ी कुछ सीखना है इसमें, और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं और भी बुक लेकर के इसमें ज़रूर आऊँगा, क्योंकि जो अदर बुक के क्वेश्चन है थोड़े से इससे हट करके हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। और एक चीज़ और आज जानकारी में आई है, जब आप यूट्यूब पर वीडियो हमारा या हो सकता है और किसी टीचर का आप डाउनलोड करते होंगे, तो डाउनलोड में वो प्रीमियम ऐसा करके कुछ देता है, कुछ पैसे की डिमांड उसमें कर रहा है कि आप ज्वाइन करें या प्रीमियम लें, 139 249 ऐसा कुछ करके है। तो वो हम जैसे यूट्यूबर के लिए नहीं है, मेरा कहने का मतलब क्या, हम लोगों ने फाउंडेशन नहीं दिया, वो यूट्यूब ने ये चीज़ें की हुई है। तो इसको और भी ज़रिया होता है कि आप उस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मत समझिएगा कि सर ने बोला है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, तो ये हम लोग की कोई गड़बड़ी नहीं है, यूट्यूब के द्वारा है। हम लोगों ने टोटल वीडियो जो है फ्री किया है कि आप डाउनलोड कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और भी कुछ प्रोसेस तरीके होते हैं, वीमैट या ऐसा कुछ करके होता है, या मुझे जानकारी नहीं है, तो उसके ज़रिए भी आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मोबाइल में हमने देखा है कि वीडियो डाउनलोड भी हो जा रहा है, तो कुछ कन्फ्यूज़न है,
तो इसको आप स्वयं दूर कर सकते हैं। बाकी हम लोग की तरफ से टोटल फ्री ऑफ कास्ट वीडियो है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में तो पूरा का पूरा वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने एक आध दो पर हमने क्या किया है कि डाउनलोडिंग के लिए चार्ज नहीं लगाइए, ध्यान दीजिएगा, चार्ज तो किसी पर लगेगा नहीं, किसी कीमत पर। यह है कि आप उसको डाउनलोडिंग नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड कोटेशन में हमने उसको डाल रखा है, देख सकते हैं, लेकिन उसको डाउनलोड करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट चैप्टर के तो सारे वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, उस पर पैसा मांग रहा है, तो हम लोगों ने पैसा भी नहीं उस पर कुछ ऐसा डिमांड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो यूट्यूब की तरफ से है, ठीक है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं ये क्लास को ओवर करता हूँ, और कल मैं फिर इसका पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊँगा, और उम्मीद है कि वो भी जो आपका पार्ट नंबर 2 होगा इससे मोर इंटरेस्टिंग होगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उन बच्चों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। गर्मी तो बहुत बेपनाह होती है यहाँ पर, समझ में नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आप देखते रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करें। लॉकडाउन का जो फ़ायदा है वो मजबूती से उठाएं, अदरवाइज़ लॉकडाउन भी चला जाएगा और आपकी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बच के रहें और अपने ऊपर जो है फोकस करें, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड गो स्टडी, ठीक है। बाकी जय हिंद।